माटी कहे कुंभार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। मोदी और मोहन भागवत और वो तमाम लोग जो मनुस्मृति में मानते इस बात को समझ ले। और मेरे ट्वीट में क्या था, ट्विटर इंडिया ने मेरे ट्वीट को दबाया है, याद रखिए अभी तक मैं उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया हूं और इस जीवन काल में डिलीट नहीं करने वाला हूं। राजस्थान के 2.5 लाख दलितों से मैंने शपथ दिलवाया बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कि न जीवन में कभी भाजपा को वोट करेंगे, न आरएसएस की शाखा में पैर लगेगा। इसीलिए यह एफआईआर हुआ है। 2.5 लाख दलितों ने मेरे साथ प्रतिज्ञा ली है कि जीवन में कभी आरएसएस की शाखा में पैर नहीं रखेंगे। और सौगंध भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जब दलित लेता है ना तो मर जाएगा, लेकिन वो सौगंध कभी तोड़ेगा नहीं। बोलो रे बोलो, जोर से बोलो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, जिग्नेश भाई मेवाणी साहब। जय भीम। जय भीम, जय भीम। गुजरात का कुछ मैसेज हम आसाम भी भेजना चाहते हैं, तो थोड़ा हिंदी और थोड़ा गुजराती में अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मंच ऊपर के सभी हमारे संघर्ष के सम्माननीय साथी, वो तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जब मुसीबत में था तो मेरे बीच में आकर खड़े रहे। साथियों, मैं चाहता हूं कि कुछ मैसेज आसाम में भी जाए, इसलिए थोड़ा हिंदी में बात कर रहा हूं। मैं जब जेल में था तो मुझे किसी ने बताया कि जिग्नेश भाई आप उस इलाके की जेल में हो जहां पर एक जगह है जिसका नाम है हुजो, और वो एक ऐसी जहां हिंदू प्रार्थना करने के लिए आते हैं और जहां बुद्धिस्ट बुद्ध वंदना करने के लिए आते हैं। तो आप उस जगह की जेल में हो। तो आज ये आसाम का गमछा पहनकर आसाम की उस संस्कृति को मैं सलाम करता हूं और उस हुजो नाम की जगह को भी वंदन करता हूं, विशेष तौर पे तब जब आज ईद का त्योहार है। तो पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम के मुस्लिम बिरादर साथियों को भी ईद मुबारक, पूरे गुजरात को भी ईद मुबारक, पूरे आसाम को भी ईद मुबारक। और ये हुजो जैसी संस्थाएं, हुजो जैसी जगह आज जो हमारे बीच में मौजूद है, यही इस देश की सच्ची विरासत है। इस विरासत को मैं सैल्यूट करता हूं। साथियों, आज मैं दिल खोलकर कहना चाहता हूं कि मैं जब जेल में था तो मैंने जिसको जीवन में कभी रूबरू देखा नहीं, मैं जिनको कभी व्यक्तिगत तौर पे मिला नहीं, ऐसी अनगिनत माताओं ने मेरे लिए प्रार्थना की। उन माताओं को मैं सलाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं। अनगिनत साथी लाठी खाने की तैयारी के साथ सड़क पर उतरे, उनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। उन तमाम दलित अम्बेडकराइट संगठन को मैं सलाम करता हूं जो गुजरात और गुजरात के बाहर मेरे साथ खड़े रहे। और मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आधी रात को मेरे लिए नींद में से उठे और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को सूचना दी कि जब तक जिग्नेश जेल में से छूट कर ना आए
मजबूती से उसके साथ खड़ा रहना है। और उसी मजबूती के साथ हमारे प्रवक्ता सुरजेवाला साहब, पवन खेरा जी, एससी डिपार्टमेंट के पूर्व चेयरमैन के राजू साहब, गुजरात के हमारे सम्माननीय पीसीसी प्रेसिडेंट जगदीश भाई ठाकुर, असम के पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेंद्र कुमार बोहरा, बारपेटा और कोकराझार की जेल के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वहां के वकील कोंकण दास भगवती जी और दूसरे जितने भी कांग्रेस पार्टी के वकील और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे साथ सॉलिडली खड़े लिए, उन तमाम साथियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और कांग्रेस पार्टी ने न केवल ये नारा दिया कि डरो मत, उन्होंने ये साबित करके भी दिखाया कि जिग्नेश हो या कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर उनके साथ खड़ी रहेगी और इन फांसीवादियों का मुकाबला करेगी। आज साथियों, मैं दो चार बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले कबीर साहब की एक पंक्ति याद आती है, माटी कहे कुंभार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। मोदी और मोहन भागवत और वो तमाम लोग जो मनुस्मृति में मानते इस बात को समझ ले। और मेरे ट्वीट में क्या था, ट्विटर इंडिया ने मेरे ट्वीट को दबाया है, याद रखिए, अभी तक मैं उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया हूं और इस जीवन काल में डिलीट नहीं करने वाला हूं। कल मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने तो केवल शांति और अमन का अपील किया था। गुजरात के मुंद्रा में जो मोदी साहब के करीबी गौतम अडानी का अड्डा है, वहां पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया। 1,75,000 करोड़, उसमें कोई जांच नहीं हुई, एक ट्वीट करने पर गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस पार्टी ये डंके की चोट पर कहना चाहती है कि हम गुजरात और इस मुल्क की युवा पीढ़ी के रगों में जहां संविधान की विचारधारा का खून बहना चाहिए, वहां नशे को भरने नहीं देंगे। उस मामले में आप जांच नहीं कर रहे हो, मेवाड़ी की इंक्वायरी हो रही है, उसका रिमांड मांगा जा रहा है, उसको जेल में डाल रहे हो, लेकिन जिसके पोर्ट में 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उस गौतम अडानी की कभी पूछताछ नहीं कही। वाह मोदी जी वाह। इसी गुजरात की दलित समाज की एक बहन ने कहा, जो भाजपा की महिला कार्यकर्ता है, कि उसके ऊपर भाजपा के एक मंत्री ने बलात्कार किया है, न उसका इस्तीफा मांगा, न उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुआ, लेकिन ट्वीट करने वाले को जेल में डाल दिया हो। गुजरात के अंदर 2-4 नहीं, 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, 22। उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसमें कोई जांच नहीं, लेकिन एक ट्वीट करने में मुझे जेल में डाल दिया। और ट्वीट में मैंने क्या कहा था कि महात्मा मंदिर का निर्माण करने वाले मोदी साहब, आप जब गुजरात आ रहे हो और गुजरात के वेरावल, हिम्मतनगर और खंभात में दंगे हुए हैं, तो कृपया शांति और अमन का अपील करिए। इसमें मैंने क्या गलत कहा? मान के चलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम में कभी दंगा हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि कभी हो, तो बतौर एक गुजराती नागरिक, बतौर संविधान में मानने वाले एक भारतवासी के तौर पे, एक नेता के तौर पे मेरा जवाबदारी क्या बनता है? यही कि मैं जनता को शांति और अमन का अपील करूं। गांधी जी का चश्मा उतार कर स्वच्छता का कैंपेन चलाते हो, साबरमती आश्रम को रिनोवेट करना है, गांधीनगर में नौटंकी करके महात्मा का मंदिर बनाए हो, लेकिन दिल के अंदर गॉड से छुपा हुआ है मोदी साहब, पूरे देश को पता चल गया। दूसरा एफआईआर 19 तारीख को जगदीश भाई एफआईआर हुआ, सुबह 10 बजे कोकराझार से गुवाहाटी एयरपोर्ट आने में लगते हैं 5 घंटे। वहां से आप फ्लाइट लेते हो बेंगलोर का, वहां से फ्लाइट लेते हो अहमदाबाद का,
अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर वडगाम, एक दिन में ये अंतर कापा कैसे? मतलब के एफआईआर करने से पहले ही शायद इनका फ्लाइट का टिकट बुक हो गया था, और इसीलिए कहते हैं ये पूर्व आयोजित एक षड्यंत्र है। और जब मेरी गिरफ्तारी हुई पालनपुर सर्किट हाउस से, तो मैंने पूछा कि मैं भी लॉयर हूं, विधायक भी हूं, वकील भी हूं, कहाँ है एफआईआर? बोला नहीं देंगे। बोला कौन सी धाराएं लगी? नहीं बताएंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं, तुम्हारी जेल की ऐसी की तैसी, लेकिन एक बार मेरे माँ बाप से बात करने दो, उनको बताने दो कि मैं जेल जा रहा हूं। नहीं बात करने दिया। मेरे सीनियर वकील से बात करने दो, नहीं बात किया। आधी रात को आसाम पुलिस का तमाम काम छोड़कर 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के विधायक की गिरफ्तारी के लिए कितना बेचैनी है। और रात को 12 बजे मेरी गिरफ्तारी करके मुझे लेके गए। आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, एक जबरदस्त ताली हो जाए। जगदीश भाई ठाकुर और अंबेडकरवादी संगठन सारे एयरपोर्ट रात को 2 बजे पहुंच गए थे। वहां से मुझे लेके गए। रास्ते के दौरान मैंने पूछा कि अब तो बताओ भाई, अब जब तुम्हारी कस्टडी में आ गए हैं, फ्लाइट में बैठ गए, अब तो बताओ कि क्या कसूर है? उसके बावजूद एफआईआर का कॉपी नहीं दिया। आप सोच लीजिए, एक सिटिंग एमएलए के साथ जो वकील भी है, कानून को समझता भी है, उसके साथ ये हो रहा है, तो इस रामापीर के टेकरे में रहने वाले मजदूर दलित के साथ क्या होगा? बटन दबाओ तब ये याद रखना। उसके बाद गुवाहाटी से मुझे कोकराझार लेके जा रहे थे। मेरी मम्मी बैठी है, मां की कसम 1 इंच पेट का पानी नहीं हिला था। लेकिन 5 गाड़ियों का काफला, बीच में मेरी गाड़ी, आगे 2 गाड़ी, पीछे 2 गाड़ी, 5 गाड़ियों का काफला। और मानो कि न जाने कितने बड़े टेररिस्ट को पकड़ के लाए हो। 40 आसाम राइफल के जवान बड़ी बड़ी बंदूकों लेकर हमारा स्वागत कर रहे थे। और इन तमाम गाड़ियों में से महिला पुलिस कर्मी को हमारी ही गाड़ी में बिठाया। इस तमाम गाड़ियों में से महिला पुलिस कर्मी को हमारी ही गाड़ी में बैठाया, और वो भी आगे की या पीछे की सीट में नहीं, हमारी बगल की सीट में बैठाया। तभी हमको पता चल गया था कि जो लोग महिलाओं का जासूसी करवाए हैं, वो लोग षड्यंत्र करने के मूड में है। लेकिन आजकल गुजराती में कहते करोड़रज्जू, शायद हिंदी में भी वही शब्द होगा, अंग्रेजी में कहते स्पाइन। इस दुनिया में स्पाइन वाले लोग कुछ कम पैदा होने लगे हैं, जिनकी करोड़रज्जू मजबूत हो। लेकिन आसाम की इस जज महोदय को ये आरोपी जिग्नेश मेवाणी इस मंच पर से सलाम करता है कि उसने जो मजबूत स्पाइन दिखाया है, उसने अपने बेल के ऑर्डर में न केवल मुझे रिहा किया, रिहा करने के साथ साथ ये भी कहा कि जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ का ये एफआईआर फर्जी एफआईआर है, बनावटी एफआईआर है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और मैली मंशा से फाइल किया गया एफआईआर है। कौन कहा? जगदीश भाई या अमित भाई नहीं, आसाम का न्याय तंत्र कहा। और यही आसाम की सलकाल के गाल पर लगा हुआ तमाचा है। और गुजरात की सरकार को कहना चाहता हूं, इतने निकम्मे हो कि गुजरात की अस्मिता और गौरव को रोंदने के लिए आसाम की पुलिस गुजरात में आई और तुम भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। शर्म आनी चाहिए। आज आसाम की पुलिस गुजरात में आए और गुजरात के एक सिटिंग एमएलए को किडनैप करके ले जाए, ये गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित करने की बात है। ये केवल दलितों का आत्मसम्मान के ऊपर खिलवाड़ नहीं, ये पूरे गुजरात की 6.5 करोड़ जनता का अपमान है। इस बात को इस प्रकार से लेना चाहिए। आज आसाम के न्याय तंत्र ने जो टिप्पणियां की,
उस टिप्पणियों के ऊपर शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय, अपने जमीर को पूछने के बजाय, आसाम सरकार को अपने कैरेक्टर को रिव्यू करने के बजाय उस कमेंट को कहीं पब्लिश न किया जाए, इसलिए स्टे ऑर्डर लेके आ गई। लेकिन अभी भी सॉरी कहने को तैयार नहीं। अब सवाल यह हो रहा है, और इस मंच की पहली लाइन से आखिरी लाइन तक के सारे लोग इस बात को सुने और समझे। सवाल यह हो रहा है कि 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के एक विधायक को गिरफ्तार करके उसकी गिरफ्तारी के वक्त 14 दिन का रिमांड मांगकर दूसरे केस में फंसाकर फर्जी मुकदमा करके उसमें भी 14 दिन का रिमांड मांगकर जेल के अंदर बंद करने में आसाम की सरकार को क्या रुचि? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो वजह होगी ना। वजह केवल एक ही है, वजह यही है कि उनको उनके पॉलिटिकल बॉस जो नागपुर के इशारों पर काम करने वाले दुर्योधन और दुशासन है, उनकी सूचना थी कि उसके ऊपर एफआईआर करो। और ये एफआईआर इसलिए हुआ है कि पूरे देश में मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ा हूं और इस बात का मुझे गौरव है। ये एफआईआर इसलिए हुआ है कि 2018 के राजस्थान के चुनाव के दौरान राजस्थान के 2.5 लाख दलितों से मैंने शपथ दिलवाया बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कि न जीवन में कभी भाजपा को वोट करेंगे, न आरएसएस की शाखा में पैर लगेगा। इसीलिए ये एफआईआर हुआ है। 2.5 लाख दलितों ने मेरे साथ प्रतिज्ञा ली है कि जीवन में कभी आरएसएस की शाखा में पैर नहीं रखेंगे। और सौगंध भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जब दलित लेता है ना तो मर जाएगा, लेकिन वो सौगंध कभी तोड़ेगा नहीं। ये फायर इसलिए किया गया है कि इनको सत्ता का घमंड है। धवल पटेल नाम का गुजरात का पत्रकार सवाल पूछता है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके जेल डालो। आदिवासियों की जमीन के लड़ने वाला लखन मुसाफिर नाम के एक्टिविस्ट वो सवाल पूछता है, उसको तय पार कर दो। कोई एक्टिविस्ट है, कोई मानव अधिकार का कार्य करता है, कोई वकील है, कोई पत्रकार है, कोई विपक्ष का नेता है। इन नागपुर की नारंगियों को विरोध करने वाले प्रतिरोध के सुर पसंद नहीं है और अपनी सत्ता के घमंड में चूर होकर वो विपक्ष की हर एक आवाज को कुचलना चाहते हैं। लेकिन किसी ने सही कहा कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और मोदी जी, मोहन भागवत जी और गुजरात और असम दोनों सरकारें समझ ले, हम भी तय कर लिए हैं, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, मां की कसम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और मैं कभी भूलता नहीं हूं। और अभी सतीश भाई, हमारी टीम के साथी सुबोध भाई ने बताया, आप तमाम साथियों को भी ये याद रहे, ये मामला केवल जिग्नेश मेवानी का नहीं, इस बात को समझो, ये भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला है, ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है। एक सिटिंग एमएलए को इस प्रकार से टारगेट करोगे तो गन्ना काटने वाला किसी मजदूर का हालत क्या होगा? कोई फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर कभी अपनी आवाज ऊंची न कर पाए, कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी अपनी आवाज ऊंची न कर पाए, कोई पुलिस कांस्टेबल बोल न पाए, कोई आशा वर्कर बोल न पाए, कोई आंगनबाड़ी की बहन बोल न पाए, कोई पत्रकार सवाल न पूछे, इसीलिए यह हमला बोला है। इस बात को समझना पड़ेगा। आज गुजरात के अंदर ऊना की घटना हुई। मंच के सभी सम्माननीय साथियों को कहना चाहता हूं, जगदीश भाई, आप, हमारी पार्टी और सारे लॉयर मिलकर अपना केस तो हम लोग लड़ लेंगे। इस केस को वापस करने के लिए मैं हाथ जोड़ने वाला नहीं, लड़ लेंगे। लेकिन ऊना के वक्त दलितों के ऊपर जो केस हुए, यदि इस सरकार ने उसको वापस नहीं किया तो डंके की चोट पर 1 जून को गुजरात बंद होगा, 1 जून को गुजरात बंद होगा। और जिस प्रकार से पाटीदार आंदोलन के केस वापस लिए, अच्छा किया, समर्थन में है। उनके भी 14 लोगों को मार दिया, वो भी अपने भाई है, इसी मिट्टी से बने हुए। लेकिन
प्रधान जी ठाकुर नाम के बनासकांठा जिले के हमारे साथी को जेल में डाला है, उसको हम छुड़वा के रहेंगे। वो केस भी तुमको वापस लेना पड़ेगा। वडगाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज के साथियों को प्रोटेस्ट करने पर 3 महीना 72 दिन के ज्यादा उनको जेल में डाल दिया। वो केस भी वापस लेना पड़ेगा। और ऊना के वक्त जितना केस हुआ वो तमाम केस वापस लेना पड़ेगा। गुजरात की भाजपा सरकार, तुम अपना डंडा तैयार कर लो, मैं अपना सीना तैयार करके बैठा हूं। ये हमारा चैलेंज है। अब मामला केवल जिग्नेश भाई तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारा तो बूच मार देंगे। जिग्नेश भाई के लिए तो खड़े रहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन 16, 17, 21 साल का वो बच्चा जिसको थानगढ़ में मानो कि कोई टेररिस्ट हो AK-47 राइफल से जिसको मार दिया, उस बच्चे की मां के लिए कौन लड़ेगा? हम लोग लड़ेंगे। हम अंबेडकरवादी लोग लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ेगी। ऊना के पीड़ितों के साथ जो हुआ, आनंदीबेन पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे याद रखिएगा, सब ऊना गई थी और ऊना जाकर वचन दिया था कि घर देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और वो सारे वचन मीडिया के सामने दिए थे और वो सारे वचन गुजरात सरकार के गुजरात नाम के मैगजीन में प्रकाशित हुए। एक भी वचन का पालन नहीं हुआ तो क्या कर्तव्य बनता है? बे तंबू खाड़ के फेंको 22 में इनका। ये हमको करके दिखाना पड़ेगा। यदि आपको लगता है, यदि आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, मुझे मालूम है आप लोग मेरे लिए सड़क पर क्यों उतरे, मुझे मालूम है। इसलिए सड़क पर उतरे क्योंकि आपको भी मालूम है कि रात को 2 बजेगा, 4 बजेगा और अत्याचार और अन्याय की घटना हुई और जिग्नेश भाई को फोन किया तो वो हमारे बीच में आकर रहेगा। मैं दोबारा आपको प्रतिज्ञा लेता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की सौगंध खाकर कहता हूं, गुजरात में और इस मुल्क में जब भी दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, OBC के ऊपर, किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर जब भी अत्याचार जुल्म होगा, हो सके उतनी जगह पर मैं आपके बीच में आकर खड़ा रहूंगा। इस बात का मेरा प्रॉमिस है। अपने लिए तो बहुत लोग लड़ते हैं, थोड़ा दूसरों के लिए जिए तो उस जीवन का कोई मतलब है, तभी उस जीवन की कुछ सार्थकता है। तो आज जो पुलिस के कर्मी खड़े हैं उनका भी पे ग्रेड बढ़ाना पड़ेगा, वरना 1 जून को गुजरात बंद होगा। आज जो गुजरात में आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी की बहन है, GISF के जवान है, सफाई कर्मी है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, होमगार्ड के जवान है, यदि आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म नहीं किया तो 1 जून को गुजरात बंद होगा। आज साथियों, कहने के लिए तो बहुत है, इनके पाप और इनके कारनामे कहां कम है। 27 साल के पाप गिनवाने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आखिर बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा कॉल नहीं, ये मेरे केस वापस लेने का कॉल नहीं। ऊना के वक्त जो लोग लड़े हैं उनका मुकदमा वापस लेने का कॉल है। आप तमाम लोगों को पूरा रामापीर का टेकरा उस दिन अहमदाबाद बंद करने के लिए मेरे साथ आना चाहिए। आएगा ना? आएगा कि नहीं? और यदि आप लोग सड़क पर उतरेंगे, मैं आपको वचन देता हूं, पुलिस की लाठी चालू MLA होने के बावजूद खाने के लिए मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज साथियों, गुजरात में बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ गया है। इनको जो चर्बी चढ़ी है थोड़ा उतारने का जरूरत है। गुजरात के अंदर दलित, आदिवासी, OBC, माइनॉरिटी यार कितना होता है? गुजरात का 80% आबादी है। इस 80% आबादियों को इस नागपुर की नारंगिया साला 27 साल से परेशान कर रही है। अभी तो थोड़ा उनका जूस निकालो यार, अभी तो उनका जूस निकालो। और पुष्पा स्टाइल में कहता हूं, झुकेगा नहीं। और आज आप तमाम लोग जो इस जगह पर बैठे हैं, आप तमाम साथियों से आखिरी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आखिरी बात, जो जहां बैठा है
वहां 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए, केवल 1 मिनट के लिए। ये आसाम की पुलिस को, ये आसाम की सरकार को और गुजरात की सरकार को और मोहन भागवत को ये जवाब होगा। चलिए बाबा साहब अंबेडकर के नाम से प्रतिज्ञा लेते हैं कि जीवन में कभी ना भाजपा को वोट करेंगे, ना जीवन में कभी आरएसएस की शाखा में पैर रखेंगे। तैयार हो तो बोलो जय भीम, जय संविधान। हम गुजरात के, अहमदाबाद के सारे लोग एक साथ मिलकर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से, संविधान के नाम से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जीवन में कभी भाजपा को वोट देंगे नहीं, जीवन में कभी आखिरी सांस तक आरएसएस की शाखा में पैर रखेंगे नहीं। ये हमारी अखंड प्रतिज्ञा है। जय भीम, जय भीम। और आखिर में एक नारा मैं कहूंगा, लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। साथियों, संविधान को आंखों के सामने रखोगे और दिल के अंदर ईमान होगा तो सचमुच जीतेंगे, सचमुच जीतेंगे। तो लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये धरती अपने आप की नहीं, किसी के बाप की। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। हेलो हेलो